नाजी पार्टी की स्थापना करने के बाद में वो जर्मनी के अंदर हर गांव हर शहर में घूमता है, क्योंकि जर्मनी के लोग जो है वो अपनी हिम्मत हार चुके थे। जर्मनी के लोग अब शराब में डूब चुके थे, खाने के लिए अनाज नहीं है, फैक्ट्रियां बर्बाद हो चुकी है और सब बियर बार और सिर्फ शराब के अड्डे होते थे वहां पर। जो जर्मनी के सिपाही थे वो उन शराब के अड्डों पर बैठकर अपने उस काल के चर्चा करते थे, अपने बारे में बताते थे कि हम जर्मनी ऐसा था, जर्मनी उस समय में ऐसा था, अब तो सब बर्बाद हो चुका है। ऐसे उम्मीद खो चुके लोगों के बीच में जर्मनी के अंदर हिटलर अकेला बैठा था, जिसने सबको उम्मीद दी। और उसके भाषण इतने भयानक एग्रेसिव होते थे कि ऐसा कहा जाता है कि मरे हुए में भी जान आ जाए। उसके भाषण इतने जोरदार तगड़े होते थे और वो सिर्फ एक ही बात बोलता था कि तुमको सिर्फ लड़ना किसके लिए? जर्मनी के लिए। तुमको जीना किसके लिए? जर्मनी के लिए। शहीद किसके लिए होना है? जर्मनी के लिए। तो उसके इस मोटिवेशन से धीरे धीरे लोगों के अंदर वापस से एनर्जी बननी चालू है और इसी का नतीजा यह होता है कि जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़े लोगों का समूह जो है वो हिटलर को समर्थन करना चालू करता है और वो अपने भाषा में साफ बोलता है कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण जूइश लोग, ये जू समुदाय के लोग ही हैं जिनकी वजह से जर्मनी युद्ध हारा है और मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। तो पहले तो जर्मनी के अंदर जितने जूइश लोग थे वो हंसते हैं कि ये देखो ये बच्चा है तो जवान है, ये कुछ भी बोला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे जनता जो है हिटलर की इन विचारधाराओं को अपने दिमाग में फिट करने लगती है और देखते ही देखते उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, पेपरों में आना चालू हो जाता है और वो साफ बोलता है अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो मैं अखबार के ऊपर प्रतिबंध लगाऊंगा, मेरी पार्टी अगर सत्ता में आई तो मैं लोकतंत्र नहीं चलने दूंगा, मेरी पार्टी अगर सत्ता में आई तो जर्मनी के ऊपर हुए एक एक अत्याचार का मैं बदला लूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद। युद्ध खत्म हो चुका था, सब कुछ समाप्त हो चुका था। जर्मनी, यूरोप, सभी देश, जर्मनी को छोड़कर सभी यूरोप के देश जो है वो धीरे धीरे अपने इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे थे। अमेरिका भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के अंदर जा रहा था, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान कब गया? जब जर्मनी के अंदर हिटलर ने यह बोल दिया कि अगर मैं राष्ट्रपति बना या मेरी सरकार आई तो मैं चुन चुनकर बदला लूंगा उन सभी राष्ट्रों से जिन्होंने मेरे जर्मनी के साथ में अत्याचार किया, जिन्होंने मेरे राष्ट्रहित प्रभावित किए। और आप लोगों को सिला दिखाई देगा, धीरे धीरे उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है रीजनल वाइज इलेक्शन लड़ती है और रीजनल वाइज वो चुनाव जीतता भी है। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया उसने। पूर्व सेना अध्यक्षों को भी बोला कि आपको मेरी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं करोगे तो कल तुम्हारे साथ क्या होगा तुम नहीं जानते। सीधा चुनौती। और अगले दिन वो उनकी पार्टी में आ जाते। तो जब बड़े बड़े रसूखदार लोग हिटलर के साथ में जुड़ने लगे तो हिटलर की पार्टी जो है वो मजबूत होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि लगभग सभी प्रांतों में, सभी शहरों में, सभी क्षेत्रों में नाजी पार्टी का परचम लहराने लगा और उसने जो बोला था उसने उसके ऊपर अमल करना भी शुरू कर दिया। उसने कहा था कि मैं एक भी ज्यूइश को मेरे देश में रहने नहीं दूंगा और उसने वही करके बताया। एक भी ज्यूइश को उसने अपने देश में रहने नहीं दिया। उसने पहले तो यह कहा कि मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, जाओ। कई सारे जिनकी संपत्तियां थी वो कैसे छोड़कर जाए। तब फिर उसने डिटेंशन कैंप बनाए, गैस चेंबर्स बनाए और सिर्फ ये बोला कि ये देश के अंदर, अभी जर्मनी के अंदर जो आने वाले समय में मैं महायुद्ध रचूंगा, तो जितने भी ज्यूइश लोग हैं सब यहां रहेंगे, ये प्रांत में रहेंगे। ट्रेन भर भर के ज्यूइश लोगों को बोलते थे कि वो तुम यहां पे तुम्हारा सामान रहने दो और तुम चलो। और डिटेंशन कैंप और जो जहरीले गैसों के चेंबर्स थे
उस चेंबर्स के अंदर उसने महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको डाल दिया और ठूस के मारा। ऐसा कहा जाता है कि उसने उन डिटेंशन कैंपों में 25 लाख से भी ज्यादा जूइश लोगों की हत्या की। 25 लाख। और जब ये सिस्टम, जब ये चीजें शुरू हुई, तब आप लोगों को जानकर और हैरानी होगी कि उसने सभी देशों को चैलेंज भी कर दिया कि जर्मनी के ऊपर हुए अत्याचार का मैं बदला लूंगा, तुम तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, आप युद्ध के लिए अब तैयार हो जाओ। और जर्मनी के ऐसे सेंटेंसेस की वजह से दुनिया के अंदर वापस से हथियारों की होड़ स्टार्ट हो